Hello everybody, how are you? I hope all are fine and healthy. I am Pintu Sher, English faculty, welcomes you again in the Success Academy official channel. जैसा कि बच्चों पिछले क्लास में आपने पोएट्री का जो सारा पार्ट्स था वो अच्छे तरह से क्लियर कर लिया। तो पोएट्री के पार्ट्स में आपको सारा जो थीम्स है, पोएट्री का जो समरी है वो ऑलरेडी मैं अच्छे तरह से आपको फिनिश कर चुका हूँ। और आज के इस क्लास में आपको ग्रामर शुरू करना है। तो ग्रामर में जो आपका चैप्टर है वो ऑलरेडी चल रहा था जिसका नाम है नॉन फिनाइट। तो नॉन फिनाइट चैप्टर में मैंने आपको दो अलग अलग पैटर्न, दो अलग अलग टॉपिक्स जिसको खत्म कर चुका हूँ, जिसमें से नंबर 1 था आपका फिनाइट वर्ब, जिसमें दो तरह के वर्ब आए, एक आपका बेयर इन्फिनिटिव, एक आपका सिंपल इन्फिनिटिव। दूसरा टॉपिक था आपका जेरंड। जेरंड को भी मैंने आपको क्लियरली समझा दिया, बता दिया। और आज के इस ग्रामर टॉपिक में, ठीक है, नॉन फिनाइट वाले इस ग्रामर टॉपिक में आज आपको पढ़ना है तीसरा टॉपिक जिसका नाम है पार्टिसिपल, PARTICIPLE, पार्टिसिपल। तो चलिए पार्टिसिपल क्या है, इसका हिंदी क्या होता है, इसमें कौन कौन से नियम पढ़ने होते हैं और किस तरह इसको प्रयोग किया जाता है, ये सारी बातों की जानकारी आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में आपको दी जाने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा एक हिंट दे दूं आपको, एक थोड़ा सा नोटिस दे दूं जिसकी चर्चा मैंने आपको 15 तारीख को यानी 15 अगस्त को किया था। इंफॉर्मेशन आपको ये मिल चुकी होगी कि अब आपको जो पर डे क्लास चलेगा वो चैप्टर वाइज चलेगा, यानी एक चैप्टर आपको पूरा ग्रामर खत्म करना है, उसके बाद ही अगला टॉपिक आपका पोएट्री का या फिर स्टोरी का टच करना है। तो आपका जो पुराना चैप्टर था नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, वो पोएट्री का चैप्टर फिनिश हो चुका है। तो अब बच गया आपका ग्रामर पोर्शन। तो ग्रामर पोर्शन में आप पढ़ रहे थे नॉन फिनाइट। तो नॉन फिनाइट में आज का टॉपिक अगला है, वहां से हमको शुरू करना है। और फिलहाल आपको पर डे ग्रामर ही चलेगा तब तक जब तक कि नॉन फिनाइट चैप्टर पूरी तरह से फिनिश नहीं हो जाए तब तक। जब नॉन फिनाइट फिनिश हो जाएगा उसके बाद ही फिर बुक वाले पार्ट को टच किया जाएगा, ठीक है। तो ये बातें तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जानकारी भी होगी, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा वीडियो, क्लास नहीं किया होगा, उसके लिए ये जरूरी है। तो चलिए यहां शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं कि आज के क्लास में नॉन फिनाइट में कौन सा टॉपिक जो है आज आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहां पर देखिए, आप अपने स्क्रीन पर हेडिंग देख रहे होंगे नॉन फिनाइट का लेक्चर नंबर 6, ओके। या कह सकते हैं कि नॉन फिनाइट जो अब तक पढ़ाया गया उसमें से आज आपका छठा क्लास होने वाला है। तो इस क्लास नंबर 6 यानी जिसको कहते हैं क्या लेक्चर 6, इस लेक्चर 6 में आपको आज कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, जो आपको यहाँ पर देखे रेड कलर के पट्टी पे, ठीक है, रेड कलर के पट्टी पे जहां पर मैं आपको नंबर 1 से शो कर रहा हूं। ध्यान देंगे अपने स्क्रीन पे कि नंबर 1 से शो कर रहा हूं, जिससे मैं एक ब्लू रंग के, ठीक है, ब्लू कलर के सर्कल में बंद कर दिया, जिसका हेडिंग क्या दिया गया, पार्टिसिपल, PARTICIPLE, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का प्रयोग, इट मींस कि वी कैन से दैट कि व्हाट इज द यूज ऑफ पार्टिसिपल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टिसिपल एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। ये 3 तरह के टॉपिक इस पार्टिसिपल में पढ़ना है। तो आज के इस क्लास में आपको 3 अलग अलग टॉपिक पढ़ाए जाएंगे और सारा टॉपिक जो आपका है वो मुख्य रूप से पार्टिसिपल से रिलेटेड है। तो चलिए जरा मैं आपको हिंट देकर यहां समझा देता हूं कि आज के इस टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है क्लियरली। देखिए यहां पर मैं आपको 3 तरह के एरो बनाया, इस एरो में क्या क्या चीज पढ़ना है वो सीख लें। तो सबसे पहले आज आपको पढ़ना है डिफिनेशन, जिसको शॉर्ट में DEF डॉट लिखते हैं, इट मींस की पार्टिसिपल का डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट जो आपको पढ़ना है जिसे हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। हालांकि आपको याद होगा कि जब पढ़ाया था आपको नॉन फिनाइट तो इन्फिनिटिव पढ़ाया गया था पहला टॉपिक। तो इन्फिनिटिव को 2 पार्ट में बांटा गया, पहला सिंपल, दूसरा बेयर। जब जेरंड पढ़ाया गया तो जेरंड के कोई दूसरा पार्ट नहीं होता है, जेरंड अकेला पार्ट है जिसमें सिर्फ उसका डेफिनेशन और उसका यूज पढ़ाया गया था कि कौन कौन सा रूल का प्रयोग कौन कौन सा ट्रांसलेशन में किया जाता है। ठीक उसी तरह से पार्टिसिपल जो कि अकेला टॉपिक है, जो कि टॉपिक नंबर 3 है, ठीक है, टॉपिक नंबर 3 पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल में सबसे पहले आज पढ़ना आपको डेफिनेशन, दूसरा पढ़ना टाइप्स
और तीसरा पढ़ना है इसका यूज यानी प्रयोग। ये 3 तरह के टॉपिक आपको आज के इस क्लास में पढ़ाया जाएगा, जिसको हम इन्फिनिट डेफिनेशन को नंबर A, टाइप्स को नंबर B और यूज को नंबर C के नाम से बुला सकते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में आपको 3 अलग अलग टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जो मुख्य रूप से पार्टिसिपल का ही पार्ट होगा, पार्टिसिपल का ही हिस्सा होगा। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो को, आज के इस क्लास को अच्छी तरह समझने के लिए कि पार्टिसिपल में कौन कौन से मुख्य, जिस तरह से मैं आपको पहले समझा दिया था कि नॉन फिनाइट जो आपका चैप्टर है, इसमें सारा पैटर्न, सारा स्ट्रक्चर मुख्य रूप से आपके डेली लाइफ में यूज किया जाने वाला एक टॉपिक है। इस टॉपिक से कौन कौन से नए नए ट्रांसलेशन आपको बनाने के लिए सीखेंगे, कौन कौन से नए ट्रांसलेशन की जानकारी होगी, ये सारे बात आप नॉन फिनाइट में, इन्फिनिटी में और जेरेंड में पढ़ चुके हैं। तो उसी तरह के कुछ नए नए जानकारी के लिए, नए नए ट्रांसलेशन के लिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, ताकि आपको आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में नए नए पैटर्न, नए नए स्ट्रक्चर और नए नए ट्रांसलेशन सीखने को मिल सके। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं आज का क्लास में आपका सबसे पहले पढ़ाया जाएगा आज का डेफिनेशन। इट मीन्स कि डेफिनेशन ऑफ द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का डेफिनेशन मतलब पार्टिसिपल क्या है, इसका परिभाषा आपको बताया जाएगा। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं आज का आपका क्लास। आप अपने स्क्रीन पे हेडिंग देख रहे हैं, सबसे पहले दिया गया है पार्टिसिपल, PARTICIPLE। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी यूजफुल जस्ट लाइक योर डेली लाइफ टू ट्रांसलेट इनटू हिंदी और इंग्लिश एंड योर स्पीकिंग स्किल्स। तो इन सभी मुद्दों को देखते हुए ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को कैसे समझा जाए, जो कि आपको आसान तरीके से, बिल्कुल आसान रूप से, एक सिंपल तरीके से, सिंपल डिफिनेशन के साथ समझाया जाए। तो चलिए उसके लिए यहाँ सबसे पहले हम पढ़ते हैं पार्टिसिपल का डेफिनेशन, कि डेफिनेशन के अंतर्गत पार्टिसिपल क्या है, कैसे हम समझेंगे कि कौन से पैटर्न को, कौन से स्ट्रक्चर को पार्टिसिपल कहा जाए। तो डेफिनेशन के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डेफिनेशन जो कि 2 लाइन का है, बहुत आसान से तरीके से एक सिंपल मीनिंग के साथ मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, जो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के इस पार्टिसिपल का जो पहला टॉपिक है, जिसे बोलते हैं क्या, डेफिनेशन, जिसको मैं यहां से शो करता हूं, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ पार्टिसिपल, द वर्ब्स यानी क्रिया। तो आपको इस चैप्टर के शुरू में ही, लेक्चर 1 में ही बता दिया गया था कि पार्टिसिपल हो या नॉन फिनाइट पूरा चैप्टर हो, ऑलरेडी ये वर्ब के फैमिली का एक छोटा सा मेंबर है, जो कि आगे चल करके एक विशाल रूप में प्रस्तुत किया जाता है। द वर्ब्स विच आर ऑलवेज यूज्ड। अब आप देख रहे होंगे, गौर कर रहे होंगे कि आपके हर डेफिनेशन में मैंने इसी तरह के स्ट्रक्चर को, इसी तरह के लैंग्वेज को यूज किया। हालांकि आप तरह तरह की किताबों में, तरह तरह के नोटबुक में या अलग अलग टीचर के द्वारा पढ़ाए गए डेफिनेशन में एक चीज गौर करेंगे आप, कि हर टीचर का, हर किताब का, हर गेस का जो राइटिंग स्किल्स है, राइटिंग स्टाइल है डेफिनेशन का, वो अलग अलग है। अलग अलग स्टाइल में अलग अलग मीनिंग के साथ यूज किया गया, लेकिन जो मेन मोटो हमारा होता है, मेन जो पर्पस होता है, वो ये होता है कि परिभाषा को सही तरीके से डिफाइन करना। तो हर किताबों के अनुसार देखा जाए, हर टीचर के लेक्चर के अनुसार देखा जाए, तो सबका तरीका लिखने का अलग अलग है, लेकिन सबका जो हिंदी अर्थ होता है, जो हिंदी मीनिंग होता है, वो सेम होता है। और इस बात को मैं आपको समझा चुका हूं कि आप किसी स्टाइल में लिखें, डेफिनेशन के अंतर्गत आपका जो मेन थीम्स है, जो मेन रूल है, वो फॉलो होना चाहिए। तो यहां पर मैंने आपके हर डेफिनेशन में यही यूज किया है एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर, कि द वर्ब्स व्हिच आर यूज्ड। तो ऐसा इसलिए ताकि आपको डेफिनेशन लिखने में, याद करने में, याद समझने में कहीं पर कोई परेशानी ना हो। इसी कारण आपको हर तरीके का स्ट्रक्चर में, हर तरीके के डेफिनेशन में एक ही तरह का जो सिलेबस है, एक ही तरह का पैटर्न है, वो यूज किया गया है। तो यहां क्या हो गया कि द वर्ब्स व्हिच आर यूज्ड इन द फॉर्म। फॉर्म मतलब जी आपको लिखा चुके हैं कि फॉर्म का अर्थ होता है रूप, ठीक है। फॉर्म ऑफ V4 एक हो गया, V3 दूसरा हो गया, और हैविंग प्लस V3 तीसरा हो गया, ठीक है। हैविंग प्लस V3
आर कॉल्ड पार्टिसिपल। चलिए एक बार मैं फाइनली इंग्लिश पढ़ देता हूं, फिर उसका फाइनली हिंदी समझा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद इसमें डिटेल से चर्चा करेंगे कि पार्टिसिपल है क्या। तो सबसे पहले लिखा गया डिफिनेशन कि द वर्ब्स विच आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ V4, V3 एंड हैविंग प्लस V3 आर कॉल्ड पार्टिसिपल। इसका हिंदी तो सिंपल सा हिंदी कि क्रिया का वैसा रूप या क्रिया का वह रूप जो V4 या V3 या हैविंग प्लस V3 ये तीन अलग अलग रूपों में प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे वर्ब फॉर्म को, ऐसे क्रिया के रूप को पार्टिसिपल कहा जाता है। क्लियर? नहीं समझे? चलिए मैं समझाता हूं सिंपल तरीके से। जैसे आप पढ़ते होंगे प्ले, गो, रीड, स्लीप, सिंग, ये क्या है जी? आपका V1 है, ठीक है। इसी V1 को, ठीक ना, इसी V1 को अगर हम V3 बनाते हैं या V4 बनाते हैं और नहीं तो हैविंग प्लस V3 बनाते हैं, तो इस रूप को ही हम पार्टिसिपल के नाम से पुकारते हैं या पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आप गौर करें, आपको पढ़ाया गया था पिछले लेक्चर में कि V4, तो V4 जो होता है वो क्या होता है? तो V4 जो होता है वो जेरंड होता है। तो अकॉर्डिंग टू जेरंड आपको जेरंड का भी मतलब होता है V4 और यहां पार्टिसिपल भी क्या हो गया? V4। तो पार्टिसिपल को एक पार्ट V4 है, तो V4 को आगे चल करके अलग अलग कैटेगरी में हम बांट देंगे। तो वो अलग कैटेगरी क्या होगा वो तो आगे पढ़ना है। फिलहाल जान लीजिए कि पार्टिसिपल में एक पार्ट जो आपका यहाँ पर दिया गया है, चलिए जिसको मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। यहाँ देखिए V4 जिसको मैं एक बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, ठीक ना, एक ब्लू कलर के बॉक्स में जिसे मैं बंद किया, वो क्या दिख रहा है आपको? V4। इस V4 को हम पिछले जो चैप्टर में पढ़े थे तो क्या पढ़े थे? इसको जेरंड के रूप में, आपको याद होगा और समझ में आ चुका होगा बढ़िया तरह से। इसी जेरंड को हम पार्टिसिपल भी कहते हैं, लेकिन कौन सा पार्टिसिपल है, इसका कैटेगरी जो है आगे चलकर बढ़ जाता है, तो वो आगे हम चर्चा कर लेंगे। फिलहाल यहां जान लें कि V4 को, V3 को या हैविंग प्लस V3 को ही हम पार्टिसिपल के नाम से पुकारते हैं या पार्टिसिपल कहा जाता है। ओके, जैसे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर का, पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर का, तो पार्टिसिपल का तीन अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। उसमें से किसी एक को या दो को या तीनों को हम पार्टिसिपल के नाम से बुलाते हैं। जैसे यहां देखें पहला स्ट्रक्चर क्या दिया गया जी? V1 प्लस ING। तो ये चर्चा मैं आपको टेंस से ही करते आ रहा हूं और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी कारण आपको टेंस में, टाइम एंड टेंस में, जेरंड में और अब पार्टिसिपल में अच्छे तरह से प्रयोग आ चुका। तो V1 प्लस ING आपका क्या कहला गया? V4 कहला गया। क्लियर? फिर देखें V1 प्लस ED या EN, ठीक है, V1 प्लस ED या EN, ये क्या कहलाया? आपका V3। इस पॉइंट को भी मैं आपको टेंस में अच्छे तरीके से समझा चुका हूं और बता चुका हूं विथ योर एग्जाम्पल। तीसरा देखें हैव प्लस ING, तो क्या हो गया? हैव प्लस ING बराबर हैविंग। तो हैविंग में क्या होता है कि जो लास्ट का ई है वो ई हटा देते हैं, क्या जोड़ते हैं? ING, तो क्या बन गया? हैविंग। और प्लस क्या बन गया? V3। तो हैव प्लस ING प्लस V3 इक्वल टू हैविंग प्लस V3। ऑल थ्री आर्स, ठीक है, यहां देखें एक आपका हो गया V4, V3 और हैविंग प्लस V3। इन सभी को ही हम क्या बुलाते हैं जी? तो इन सभी का नाम होता है पार्टिसिपल। अब तो समझ में आ गया क्लियरली कि पार्टिसिपल का तीन अलग अलग स्ट्रक्चर, या तो V3 या V4 या हैविंग प्लस V3। अब जरा एक खास पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर एक समझने वाली बात, एक याद करने वाली बात, जिसे मैंने आपको मॉडल वर्ब चैप्टर में क्लियरली बोला था कि इस टॉपिक का प्रयोग आपको इनफिनाइट में किया जाएगा। वही समय अब आपका आ चुका है। तो जरा गौर करें इस हैविंग पे, ठीक है, इस हैविंग पे जिसे मैं एक ब्लू कलर के बॉक्स में फिर से बंद कर रहा हूं, आपको दिख रहा होगा हैविंग, HAVING। अब याद करें जब आपको पढ़ाया गया था मॉडल वर्ब, जिन बच्चों ने मॉडल वर्ब को अच्छे से सीखा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, हर क्लास को किया होगा, उसे याद होगा कि मॉडल वर्ब का स्टार्टिंग लेक्चर नंबर 2 में
ठीक है। लेक्चर नंबर 2 में आपको पढ़ाया गया था कि एक पैटर्न होता है टू हैव, होता ना 2 प्लस हैव। तो टू हैव में आपको 3-4 चीज अलग अलग लिखाया गया था, टोटल 4 चीज। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि टू हैव में आपके 4 पॉइंट आते हैं जो कि मॉडल वर्ब चैप्टर में पढ़ना होता है। वो पहला है हैज, दूसरा हैव और तीसरा हैड, और एक लास्ट चौथा होता है हैविंग। तो मॉडल वर्ब चैप्टर में लेक्चर नंबर 2 में आपको मैं बोला था कि हैज, हैव, हैड, इन तीनों का प्रयोग ऑलरेडी आप टेंस और टाइम एंड टेंस में अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कहां कहां यूज होता है और किस रूप में यूज होता है। लेकिन आपको हैविंग के बारे में मैंने बोला था कि हैविंग आपका मुख्य रूप से नॉन फिनाइट का एक हिस्सा है, नॉन फिनाइट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वो मॉडल में नहीं बल्कि नॉन फिनाइट में पढ़ना होता है। वही चीज अब आपका यहाँ पर आ गया। जिन बच्चों को अगर मेरी बातों में विश्वास नहीं है या जो बच्चे मॉडल वर्ब का लेक्चर नंबर 2 गलती से छूट गया था, जो क्लास नहीं कर पाए थे, वो फिर से मॉडल वर्ब का लेक्चर नंबर 2 देखें और इस पॉइंट को वहां पर से जानकारी ले लें, ताकि वहां का टॉपिक और यहाँ का टॉपिक एक है, ये आपको समझ में आ जाए। तो चलिए, या आप तो इस वीडियो को देखने के बाद, इसका क्लास खत्म होने के बाद आप कर सकते हैं, तो घर पे आप ऐसा प्रैक्टिस करें। चलिए आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, सिंग, यहां सिंग किस रूप में जी, V1 ग्रुप में। तो सिंग प्लस ING क्या बन गया, ये बन गया आपका सिंगिंग। ठीक है, सिंग प्लस ING इक्वल टू सिंगिंग। इट इज नोन एज किस रूप में आता है आपका जी, V4। मैंने यहां पर आपको दर्शा दिया। अब आइए नंबर दूसरा एग्जाम्पल, गो प्लस ING बराबर क्या होता है, गोइंग। तो गोइंग भी आपका क्या है जी, गोइंग भी आपका V4 है। तो देखा जाए तो ये दोनों जेरंड भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, जेरंड भी कह सकते हैं और पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। लेकिन पार्टिसिपल में कौन सा पार्टिसिपल होगा, किस टाइप का पार्टिसिपल होगा, इसकी चर्चा हमें आज के टॉपिक नंबर 2 में करना है। तो फिलहाल जरा वेट करें, जस्ट वेट एंड वॉच, आई विल गिव यू ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पार्टिसिपल। अब देखिए यहां पर दिया गया है प्ले। प्ले कौन सा रूप है, तो V1 है। तो प्ले में क्या लग गया जी, ED। यहां देखिए स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं कि V1 में आपका लगाना है ED और नहीं तो EN। तो प्ले प्लस ED बराबर क्या कहला गया, प्लेड कहला है ना। अब देखिए तो इधर साइड में एग्जाम्पल आपको देते हैं, लिखिए ईट और प्लस जोड़ दीजिए EN। तो ईट प्लस EN आपका क्या बन गया, ईटन। अब कुछ बच्चों को, एक मिनट थोड़ा सा वेट करें, मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूं कि ईटन जो आ गया किस रूप में आ गया, V3 ग्रुप में। यहां दिया प्ले प्लस ED, तो प्ले प्लस ED यहां पर किस रूप में आ गया, V3 ग्रुप में। तो V3 क्या कहलाया आपका जी, पार्टिसिपल कहला गया। तो यहां पर 3-4 नंबर 1, 2, 3 और 4 4 एग्जाम्पल दिए गए और चारों एग्जाम्पल जो है किसका है, तो पार्टिसिपल का है। ऊपर में हो गया 2 गो V4 का एग्जाम्पल और नीचे हो गया 2 आपका V3 का एग्जाम्पल। लेकिन अभी कुछ बच्चों के दिमाग में, उसके मन में ये विचार चल रहा होगा कि सर जी आप मुझे ये बताएं कि आपने टेंस में पढ़ाया था कि V1 में ED और EN, ठीक है, V1 के लास्ट में अगर ED या EN जोड़ते हैं तो V2 भी बनता है और V3 बनता है। ओके, चलिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैंने इस चीज को पढ़ाया था और इसे मैं स्वीकार करता हूं कि ऐसा ही होता है। स्ट्रक्चर देखा जाए अगर सिर्फ टेंस के अनुसार, तो V1 के लास्ट में अगर जोड़ते हैं ED या जोड़ते हैं EN तो V2 भी बनता है और V3 भी बनता है। इस बात से मैं मुकरता नहीं हूं, मैं इस बात को मानता हूं कि मैंने ऐसा पढ़ाया और यही सही होता है, यही सत्य मैंने पढ़ाया। जो सही टॉपिक था उसी टॉपिक को मैंने पढ़ाया। लेकिन टेंस में हमें V2 और V3 दोनों की आवश्यकता थी, तो दोनों का एक ही स्ट्रक्चर होता है कि V1 के लास्ट में क्या जोड़ना है, ED या EN। लेकिन इस टॉपिक में या नॉन फिनाइट चैप्टर में हमको मुख्य रूप से V3 प्रयोग करना होता है। तो जान लीजिए कि यहां पर जो लिखा मैंने प्ले प्लस ED बराबर प्लेड, ये होता तो V2 भी है लेकिन टेंस के अनुसार, और यहां हम क्या पढ़ रहे हैं जी, नॉन फिनाइट। तो यहां पर हम प्लेड को सिर्फ और सिर्फ V3 मानेंगे, V2 नहीं मानेंगे। अब तो क्लियर, होता प्लेड V2 भी है और प्लेड V3 भी, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर वी फॉलो ओनली V3 फॉर्म, नॉट V2 फॉर्म।
ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हैविंग प्लस भी3 का एग्जाम्पल, कि हैविंग प्लस भी3 का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। यहां देखें एग्जाम्पल नंबर अब 6 की ओर, 4 हो गया पीछे, यहाँ पर सॉरी ध्यान देखें, फिर से आइए बैक पेज पे, यहाँ देख रहे हैं बैक पेज पे 3 आपका लिखा गया था एग्जाम्पल पहले से, एक मैंने लिखा क्या ईट प्लस ईटन, कितना हो गया टोटल 4 एग्जाम्पल, जिसमें से 2 हो गया भी4 का, 2 हो गया भी3 का। अब आगे देखते हैं जो 2 दिया गया हैविंग प्लस भी3 का, जो गलती से यहाँ पर सीरियल नंबर थोड़ा चेंज करना है, इसे आप यहाँ काटेंगे दोनों को और यहाँ कर देंगे एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। सॉरी फॉर नंबरिंग, दिस इज माई टाइपिंग मिस्टेक, कभी कभी हो जाता है टाइपिंग करते समय मैं भूल जाता हूँ कि कौन सा नंबर क्या है, क्योंकि पेज को चेंज करना होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इतना आप लोग समझदार हैं कि ये छोटी मोटी गलतियां होती रहती है। चलिए तो क्या हो गया, एग्जाम्पल नंबर आते हैं 5 और 6 की ओर, तो यहाँ क्या देख रहे हैं हैविंग प्लस भी3। अब बताइए, अभी जिन बच्चों को अभी भी लग रहा है शक कि सर प्लेट तो आपका भी2 भी होता है और भी3 भी होता है, चलिए मैं मानता हूं आपकी बातों को कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि प्लेट भी2 भी और भी3 भी, लेकिन यहां एग्जाम्पल देखें, हैविंग के बाद मैंने क्या लिखा गोन। अब जरा आप बताएं कि गोन आपका भी2 फॉर्म है या भी3 फॉर्म है, बताएं भी2 या भी3। तो आप यही बता रहे हैं कि गोन जो है आपका भी3 फॉर्म है, तो क्या इसका प्रयोग हम पिछले एग्जाम्पल में कर सकते हैं? नहीं करेंगे, क्योंकि भी2 का अलग होता है भी3 का अलग होता है। तो यहां मैंने क्या लिखा स्ट्रक्चर हैविंग प्लस भी3, तो क्या यहां पर हैविंग बेंट, ठीक है, हैविंग बेंट लगेगा? नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा हैविंग गोन। तो यहां मैंने क्या कर दिया हैविंग प्लस गोन बराबर क्या बन गया हैविंग गोन। एग्जाम्पल नंबर देखिए 6 हैविंग प्लस प्लेड। अब देखिए यहां पर जो प्लेड है, ध्यान देखिए प्लेड, ये जो प्लेड है ना आपका भी2 यहां पर नहीं प्रयोग किया गया है, किस रूप में आया जी भी3 रूप में आया है। तो प्लेड भी2 होता है, लेकिन हैविंग के साथ हर हाल में और हमेशा इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा कि हैविंग के ठीक बाद हमेशा भी3 ही लगता है, और इसी हैविंग प्लस भी3 को पार्टिसिपल के नाम से जाना जाता है। तो यहां क्या बन गया हैविंग प्लस प्लेड बराबर हैविंग प्लेड, ये दोनों भी क्या कहलाया जी, तो ये दोनों भी आपका क्या कहलाया पार्टिसिपल। तो इस तरह से पार्टिसिपल के आप 6 अलग अलग एग्जाम्पल पढ़ लिए, भी4 का 2 एग्जाम्पल, भी3 का 2 एग्जाम्पल और हैविंग प्लस भी3 का भी 2 एग्जाम्पल, टोटल 6 एग्जाम्पल की सहायता से मैंने आपको पार्टिसिपल का डेफिनेशन क्लियरली समझा दिया। अब तक अगर किसी बच्चे को पार्टिसिपल का डेफिनेशन में या पार्टिसिपल के एग्जाम्पल में अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी ही कमेंट कर करके अभी तुरंत कमेंट करके आप हमसे पूछें कि सर डेफिनेशन या एग्जाम्पल में कुछ प्रॉब्लम है। तो जिन बच्चों को जो प्रॉब्लम लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है अब तक इस क्लास के टॉपिक में कि पार्टिसिपल का डेफिनेशन और पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर और उसका एग्जाम्पल, तो फिलहाल तुरंत पूछें अभी। अब ठीक है, मैं आपको 10 सेकंड का 15 सेकंड का टाइम देता हूं। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, कुछ और एग्जाम्पल चाहिए, यानी किसी तरह कोई प्रॉब्लम है तो फास्ट कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। मैं फिलहाल 10 सेकंड 15 सेकंड आपके रिस्पॉन्स का वेट करता हूं, उसके बाद आज के इस लेक्चर के सेकंड टॉपिक की ओर बढ़ता हूं। चलिए, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इन योर कमेंट बॉक्स। शो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, देन टेल मी फास्ट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी वेटिंग। ओके, आप सोच ले समझ लें तो आप भी पूछें। चलिए ठीक है, अब यहां से आप लोग क्लियर हो गए हैं कि आपका पार्टिसिपल क्या है और पार्टिसिपल का परिभाषा क्या होता है और उसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर को हमको फॉलो करना होता है। तो ये था आज के क्लास का टॉपिक नंबर 1। तो चलिए मैं चलता हूँ थोड़ा बैक पेज पे, क्योंकि जो बच्चे क्लास लेट ज्वाइन करते हैं, क्योंकि अभी तक तो आपका आदत सुधरा नहीं है। मैं पहले ही बोल चुका था कि आप टाइम से 5 मिनट 7 मिनट पहले क्लास ज्वाइन करें, ताकि आपको स्टार्टिंग से हर बच्चे का प्रेजेंटेशन जो आप लिखते हो ना कि हेलो सर मैं सिमरन, हेलो सर मैं वरुण, हेलो सर मैं बादल, तो आप ये कम से कम कंफर्म हो सके कि आपके कौन कौन से दोस्त कौन कौन से साथी क्लास में अटेंड हैं अथवा नहीं है। तो ज़्यादा नहीं, कम से कम आपका वीडियो स्टार्ट होता है 5 बजे, अब क्लास स्टार्ट होता है 5 बजे, तो क्लास से बिफोर 5 मिनट्स
आप 5 मिनट पहले भी आकर अगर क्लास ज्वाइन करते हैं, आप वहाँ से कमेंट करना शुरू करते हैं, तो आपको कोई हर्ज की बात नहीं है। ऐसे आपको बोला जाए कि हाँ कोई यूट्यूब पर कोई दूसरा वीडियो देखना है, कोई फिल्म देखनी है, कोई गाना देखना है, तो बड़े शौक से आप देखोगे। जब क्लास का बात आएगा तो आप लेट करोगे। हालांकि आपके इस लॉकडाउन में आपको फिलहाल घर पे कुछ काम होगा, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दिन भर काम ही करते रहते होंगे या दिन भर पढ़ते ही रहते होंगे। चलिए पढ़ाई करते हो तो अच्छी बात है, दिन भर पढ़ते तो और अच्छी बात है, लेकिन जो आपका टाइम है, जो आपका रूटीन है, कम से कम उसको तो फॉलो कीजिए। बिकॉज कि आप स्कूल में आप अपने दीवार पर लिखा हुआ कोटेशन पढ़े होंगे कि डिसिप्लिन मेक्स द कंट्री ग्रेट। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तो अनुशासन कब होगा फॉलो? जब आप हर काम को एक रूटीन से, एक सिस्टम से करेंगे। तो मैं इस बात को कई बार बोल चुका हूं कि आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो हर बच्चे अपना प्रेजेंटेशन के लिए होता है अटेंडेंस, एक हाजिरी के रूप में आप हेलो सर अपना नाम लिखकर टाइप करें, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे करते नहीं हैं। लेकिन कुछ बच्चे का है जो डेली करते हैं। तो आप हर बच्चे का पर्सनल रूटीन नहीं होना चाहिए, बल्कि हर बच्चे का कॉमन रूटीन होना चाहिए कि आप किस तरह से क्लास को ज्वाइन करते हो। तो आई होप अगले बार से हर बच्चे कोशिश यही करेंगे कि क्लास स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले आप क्लास ज्वाइन कर ले, अटेंड कर ले। इट मीन्स कि 4:55 पे आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस ग्रुप में यहाँ पर हाजिरी कर लें, कमेंट कर लें, ताकि मुझे लगे कि कौन कौन सा स्टूडेंट यहाँ पर प्रेजेंट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए ये सब तो आप समझदार हैं, धीरे धीरे आप मान लीजिएगा मेरी बातों को। आई होप इतना तुम उम्मीद है मुझे, इतना विश्वास है आप लोगों पर कि इस बात को फॉलो करेंगे। यहाँ चलिए मैं चर्चा कर रहा था जो बच्चे लेट से आए हैं थोड़ा क्लास, उनको मैं फिर से एक बार रिकैप देता हूँ कि आज के टॉपिक में आपको क्या क्या चीज पढ़ाना था। तो चलिए चलते हैं बैक पेज की ओर। यहाँ से आ गया आपका एक पेज और बैक आए। हाँ जी, यहाँ देखें शुरू में आज मैं क्लास जब स्टार्ट किया तो यहाँ बताया गया कि आज आपको पढ़ाया जा रहा टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है आपका पार्टिसिपल, जो कि सिर्फ एक टॉपिक है आज का। थोड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें आपको नए नए ट्रांसलेशन सीखने को मिलेंगे और बहुत अच्छे अच्छे ट्रांसलेशन मिलेंगे। तो पार्टिसिपल में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाना था वो जरा गौर करें। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है डिफिनेशन नंबर ए में। तो नंबर ए मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया, जिससे मैंने टिक लगा दिया। ठीक है, अब आपको पढ़ाना है टाइप्स, जो कि आज का टॉपिक नंबर बी है। ठीक ना, पार्टिसिपल का टॉपिक नंबर बी, जिसका क्या है टाइप्स। तो चलिए यहाँ चलते हैं हम टाइप्स की ओर। बाकी बचेगा एक टॉपिक यूज की चर्चा हम बाद में लास्ट में करेंगे। तो यहां से चला जाए आज के पार्टिसिपल का टाइप्स की ओर। यहां देखें टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, लेकिन बट सॉरी जस्ट वेट। उसके पहले मैं भी समझाने के चक्कर में थोड़ा सा भूल गया था कि ऊपर में एक बॉक्स में नोट लिखा हुआ है, जो पर्सनली आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। इस नोट को जरा समझ लें, फिर हम टॉपिक नंबर 2 की बात करते हैं। ओके, आप लोगों को समझाने के चक्कर में थोड़ा सा आपका नोट छूट गया, इसलिए आई एम सो सॉरी। बट यहाँ पर नोट्स मैं फिर से समझाता हूँ। यह ध्यान देंगे, आपको यहाँ पर एक बॉक्स बनाया गया है जो लिखा गया है नोट। इस नोट को आप चाहें तो ट्रिक के नाम से ही बुला सकते हैं, TRI सीख के। इस ट्रिक में क्या करना है जो समझ लीजिए। जितना भी आपका पार्टिसिपल है, ठीक है, तो जितना भी आपका पार्टिसिपल है, इन सभी पार्टिसिपल का प्रयोग हम 2 अलग अलग तरीके से करते हैं। वो 2 तरीका अलग अलग कौन सा है तो जरा जान लीजिए। एक है वर्ब के रूप में, और दूसरा जो है आपके किस रूप में, एडजेक्टिव यानी विशेषण के रूप में। वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, ये आप अच्छी तरह से बहुत पहले से जानते हैं। लेकिन पार्टिसिपल को किस रूप में वर्ब डाला जाए या किस रूप में एडजेक्टिव में डाला जाए, ये हमको आज के इस यूज में सीखना होगा, टॉपिक नंबर 3 में सीखना होगा। ठीक है, तो नोट में मैं जगह छोड़ा था, बस इसी के लिए जगह छोड़ा था कि मुख्य रूप से जान लें कि पार्टिसिपल का प्रयोग हम 2 अलग अलग तरीकों से करते हैं, या तो किसी सेंटेंस में वर्ब के रूप में, और नहीं तो क्या, एक एडजेक्टिव के रूप में। इसी पॉइंट के लिए मैंने यहाँ पर जगह जो छोड़ा था, जो गलती से मैंने भूल गया, लेकिन अब इसको मैंने क्लियरली समझा दिया। अब यहाँ चलते हैं हम टॉपिक नंबर 2, जिसका हेडिंग आप देख रहे हैं रेड कलर में, डीप रेड कलर से लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। मतलब पार्टिसिपल के प्रकार या पार्टिसिपल के भेद, या कह सकते हैं काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। यहां देखिए हेडिंग, देयर आर 3, कितना, 3 तरह का। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को देखा जाए तो वो मुख्य रूप से कितने तरह के होते हैं जी, 3 तरह के होते हैं।
तो यहां से आप देखिए, इसी कारण मैं आपको स्टार्टिंग में ही नॉन फिनाइट चैप्टर के लेक्चर 1 में ही मैंने आपको समझाया था कि इस चैप्टर में कौन से टॉपिक का नंबरिंग आप कैसे कॉपी पे कर रहे हैं, किस तरीके से आप समझ रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। हालांकि मैंने भी यहाँ पर हर टाइप्स को, हर कैटेगरी को अलग अलग नंबर से, अलग अलग सिंबल से शो किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो फिलहाल जान लीजिए कि आपको स्टार्टिंग में पहला टॉपिक पढ़ा था, क्या था, इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव में 2 टॉपिक आ गए, एक सिंपल और बेयर। उसके बाद दूसरा टॉपिक जब पढ़े हम जेरंड, तो जेरंड का कोई टाइप्स नहीं था, सिर्फ रूल था, वो आपका हो गया फिनिश। अब तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं कौन सा, पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल को बांटा गया 3 अलग अलग पार्ट में, जिसमें से पहला नाम आपका आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है आपका पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। फ्यूचर नहीं, ऐसा मत समझिए कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वो टेंस की बात होती है। ओके, यहां पर पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं तो पहला देखें आपका स्क्रीन पर लिखा गया है, क्लियर। ये नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल और नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल, ना कि फ्यूचर पार्टिसिपल, क्योंकि फ्यूचर का टेंस होता है ना कि पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल को आपको 3 अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट के रूप में। अब यहां से ये जो है आपका है टॉपिक नंबर 2, ठीक ना। टॉपिक नंबर 2 में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपल का टाइप्स पढ़ना है। अब तो क्लियर हो गया कि पार्टिसिपल को 3 पार्ट में बांटा गया है। उसके बाद अब हमें पढ़ना है आज के क्लास का टॉपिक नंबर 3, यानी यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो चलिए उसके पहले आपको फिर से मैं ले चलता हूं स्टार्टिंग के पेज पे, ताकि वहां पर आपको समझा दिया जाए। ये देखिए आपका 2 टाइप हो गया, क्लियर। अब आइए एक लास्ट टॉपिक बच रहा है पर यूज, जो टॉपिक नंबर क्या है, सी, इसे खत्म करना है। इस तरह से आज का आपका क्लास का फिनिश होगा। तो चलिए, यूज थोड़ा लंबा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा वो आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको भरपूर कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को मैं समझाऊं और बेहतर तरीके से समझाऊं। बस आप सपोर्ट करें, वीडियो देखते रहे, क्लास करते रहे, ताकि आपको हर पॉइंट की जानकारी, एक छोटा छोटा पॉइंट भी आपके नज़र से छूट नहीं सके। और एग्जाम में यही छोटा छोटा पॉइंट आपको बेहतर मार्क्स दिलाने का काम करेगा। ना सिर्फ 12th एग्जाम, 11th एग्जाम, बल्कि आपके कंपटीशन में भी यह काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए यहाँ से देखते हैं आज का टॉपिक नंबर 3, जिसमें दिया गया यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का डेफिनेशन भी पढ़ाया जाएगा साथ में, ना कि सिर्फ यूज। चलिए, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ यूज का। तो अभी आपको मैंने पिछले पेज में एक बार फिर से देख ले, पिछला पेज। यहाँ क्या होता है जी, आपको पार्टिसिपल 3 तरह का, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। अब यहाँ से तीनों टॉपिक को बारी बारी एक सिस्टम से मतलब समझें, सिस्टम से कहने का मतलब ये हो गया कि पहले प्रेजेंट पढ़ाया जाएगा, प्रेजेंट का डेफिनेशन, उसमें आने वाला सारा यूज, सारा स्ट्रक्चर और सारा ट्रांसलेशन। जब ये खत्म होगा तब आपको पास्ट पार्टिसिपल टच करेंगे। जब ये खत्म हो जाएगा तब जाकर के आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। और इस तीनों टॉपिक जब खत्म कर लेंगे तब जाकर के आपका पार्टिसिपल टॉपिक पूरा फिनिश होगा। क्लियर। तो चलिए यहां शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, केवल प्रेजेंट, बाकी पास्ट और परफेक्ट को फिलहाल छोड़ दें। यहां आ जाइए, आप हेडिंग देख रहे हैं क्या जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो चलिए सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का डिफिनेशन पढ़ें कि डिफिनेशन क्या होता है, यानी परिभाषा कैसे परिभाषित करेंगे कि कोई वर्ब या कोई पार्टिसिपल जो है वो किस रूप में है, प्रेजेंट के रूप में है। यहां आइए, वही सिंपल सा टेक्निक, सिंपल सा डेफिनेशन। द वर्ब्स व्हिच आर ऑलवेज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ V4, यहां देख रहे हैं स्क्रीन में V4 या V1 प्लस ING। तो V1 प्लस ING को ही हम V4 कहते हैं। इस बात की जानकारी आपको टेंस में भी दे दिया गया और जेरंड में भी दिया गया, क्योंकि जेरंड में भी आपको क्या पढ़ाया गया था कि जेरंड का मतलब होता है वर्ब का चौथा रूप, यानी V1 प्लस ING। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको यह लग रहा होगा कि सर आप मुझे ये बताएं कि जब जेरंड का स्ट्रक्चर होता है V4 और प्रेजेंट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर होता है V4, तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन जेरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो बच्चों मैं बता दूं क्लियरली कि जेरंड को ही प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल को भी जेरंड कह सकते हैं।
सिर्फ और सिर्फ अंतर है यूज में, तो वो भी अंतर नहीं है। आप चाहें तो दोनों को एक दूसरे के रूप में यूज करेंगे, गलत नहीं होगा। समझ रहे ना? यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि वर्ब का वैसा रूप, ठीक है, वर्ब का वैसा रूप जो V4 कितना V4 या V1 प्लस ing के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसी रूप को जेरंड भी कहते हैं और उसी रूप को प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। अंतर सिर्फ क्या आ गया? अंतर आ गया, जब जेरंड पढ़ते हैं तो उसको नाम क्या बुलाते हैं हम लोग? जेरंड। यहां पढ़ रहे हैं पार्टिसिपल तो नाम क्या पुकारेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब तो हो गया क्लियर। बाकी बात रहा यूज का, तो लगभग दोनों का यूज सेम है, कहीं पर कोई अंतर नहीं है। दोनों से ट्रांसलेशन बन सकता है, दोनों से सही बनेगा। वो कैसे, चलिए यहां पर हम सीखने की कोशिश करते हैं। हाँ, क्या हो गया कि आर कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी किसी भी वर्ब का V4 रूप को ही हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। लेकिन याद रखेंगे कि इसी V4 को जेरंड भी कहा जाता है। इस टॉपिक को मैं आपको बाद में पूछूंगा, ठीक है? तो बाद में आप ध्यान देंगे कि जेरंड को ही प्रेजेंट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल को ही जेरंड कहते हैं, जिसका दोनों का स्ट्रक्चर होता है V1 प्लस ing या V4। एक बात और जान लीजिए, सिंपल सा ट्रिक जो आपको काफी इंपॉर्टेंट है, जो चलिए मैं आपको टॉप कॉर्नर पे, ठीक है, राइट साइड के टॉप कॉर्नर पे मैं समझा देता हूं एक छोटे से बॉक्स में जिसमें बंद कर रहा हूं। ध्यान देंगे, अगर हम बात करते हैं टेंस का, तो टेंस का जो आपका हो गया कंटिन्यूअस, जो आप पढ़ चुके हैं। ओके, अब आइए नॉन फिनाइट चैप्टर में एक पार्ट आपको पढ़ाया गया जेरंड, ठीक है, और अभी आप पढ़ रहे हैं कौन? प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि पार्टिसिपल का एक फॉर्म है, ठीक है। तो देखिए, तो कंटिन्यूअस कहें, जेरंड कहें या प्रेजेंट पार्टिसिपल कहें, इन तीनों का मतलब होता है V4। बस सिंपल है, यही समझ लीजिए। तीनों का अर्थ क्या हो गया? V4 हो गया। लेकिन तीनों का नाम अलग अलग है। नाम इसलिए अलग अलग है क्योंकि तीनों को तीन अलग अलग टॉपिक में पढ़ना होता है। कंटिन्यूअस का नाम कहां पर आया जी? तो टेंस में। क्या मैंने टेंस में कहीं पर जेरंड या पार्टिसिपल का नाम लिया? नहीं लिया, क्योंकि टेंस के अनुसार आपको कंटिन्यूअस पढ़ना होता है। जब हम पढ़े नॉन फिनाइट में जेरंड, तो क्या वहां पर मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल का नाम लिया? नहीं लिया, सिर्फ जेरंड का नाम लिया। ठीक उसी तरह से यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पार्टिसिपल। तो कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट। तो यहां पर नाम क्या लेंगे हम? प्रेजेंट पार्टिसिपल। बट ऑल थ्री आर सेम इन द स्ट्रक्चर V4। तीनों का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? सेम होता है। इसी पॉइंट को ये डिफिनेशन ग्रुप में समझना है। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं और स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर देखा जाए। स्ट्रक्चर क्या हो गया कि V1 प्लस ing बराबर V4, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस V4 को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से बुला सकते हैं, गलत नहीं होगा। ये क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखिए जरा यहाँ पर, रीड प्लस ing क्या कहलाया? रीडिंग। राइट प्लस ing क्या कहलाया? राइटिंग। तो ध्यान देंगे कि राइट में जो लास्ट का ई है वो हट गया आई के लगने के बाद। तो देखिए, तो जरा रीडिंग और राइटिंग बोथ आर प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब जरा ध्यान दीजिए, अभी चर्चा क्या था, क्या पढ़ाने का आपको? पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल का परिभाषा क्या लिखाए थे? अभी याद होगा आपको कि V4 को, V3 को और हैविंग प्लस V3 को, इन तीनों को कहते हैं पार्टिसिपल। अर्थात इन तीनों स्ट्रक्चर को ही तीन अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया है। समझे क्या हुआ? तीन को अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया है। तो चलिए जरा मैं यहां पर समझाता हूं शॉर्ट तरीके से कि कौन सा पार्ट है। जो यहां देखें, एक अभी लिखा गया डिफिनेशन, क्या? पार्टिसिपल का डिफिनेशन कि V4 के रूप में हो, दूसरा लिखाया गया V3 के रूप में हो, और तीसरा लिखाया गया कि वो हैविंग प्लस V3 के रूप में हो। ये तीन स्ट्रक्चर मैं फिर से दे रहा हूं, V4, V3 और हैविंग प्लस V3। इन तीनों स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं जी? पार्टिसिपल। उसके बाद लिखाया गया कि पार्टिसिपल के तीन अलग अलग भेद होते हैं, तीन तरह के होते हैं। तो ध्यान दें, जो V4 रहेगा इसे ही हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो V3 है ना, इसी को क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। और जो हैविंग प्लस V3 है, इसी को क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। अब तो आपका हो गया फाइनली क्लियर।
तो यहां पर फिलहाल हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ना है, बाकी पास्ट और परफेक्ट बाद में। समझ रहे हैं ना क्लियरली? ये है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का डिफिनेशन और उसका कैटेगरी। तो आई थिंक आप यहां समझ लिए होंगे आप सभी स्टूडेंट्स कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में केवल V4 पढ़ना है। तो अब उसका यूज क्या क्या चीज है, कहां कहां प्रयोग करते हैं, इस बात की जानकारी हमें नीचे देखें एक एरो में। आप देख रहे हैं एरो में क्या लिखा गया जी, यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी यहां पर यह बताया गया है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कौन कौन से अवस्था में और कौन कौन सा स्ट्रक्चर के साथ किया जाता है, उसी पॉइंट को हमें यहां पर सीखना है और उसी पॉइंट को हमें यहां पर पढ़ना है। तो चलिए यहां शुरू करते हैं यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो बच्चों, दिस इज द टाइम टू लर्न न्यू ट्रांसलेशन विथ योर हिंदी और इंग्लिश। यह समय है आपके एक अच्छे ट्रांसलेशन सीखने का, अपने स्पीकिंग स्किल्स को मजबूत बनाने का। तो चलिए, ये सारे प्रैक्टिस के बाद, ये सारे थ्योरी के बाद यहां से स्टार्ट होता है आपका ट्रांसलेशन। तो चलिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रखें मेरे साथ, इस वीडियो के साथ रखें कंसंट्रेशन, और साथ ही साथ आप दिल थाम के बैठ जाएं ताकि आपको नए नए ट्रांसलेशन सीखने को आज से मिल सके। तो चलिए यहां से चलते हैं अगले पेज की ओर, जिसका दिया यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस। यहां देखें रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट जो किसका है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल नंबर फर्स्ट है। यानी यहां पर कर सकते हैं कि V4 का प्रयोग कौन कौन से कंडीशन में और किस स्ट्रक्चर में अप्लाई कर सकते हैं। यहां देखें सबसे पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड इन एनी कंटिन्यूअस टेंस। आप देख रहे हैं ध्यान से, कंटिन्यूअस टेंस क्या कहें हिंदी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में होता है, या फिर इस नियम को ऐसे पढ़ सकते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से कंटिन्यूअस टेंस बनाया जाता है। तो दोनों का स्ट्रक्चर एक होगा, सिर्फ लिखने का तरीका और बोलने का तरीका अलग अलग है। तो यहां जो मैंने लिखा, क्या लिखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड इन एनी कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जबकि इसको हम चाहें तो दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए ही प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। तो आप तरीका कोई यूज कीजिए, आपका स्ट्रक्चर और नियम एक ही होगा। बात करते हैं स्ट्रक्चर का, तो जरा स्ट्रक्चर देखें। स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहां पर सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर है जो आपको टेंस में मैंने पढ़ाया था। तो आ गया ना आपका फिर से टेंस। इसी कारण मैं बोलता हूं स्टूडेंट्स कि आप टेंस पर बेहतर फोकस रखें, ताकि आपको 11th के या 12th के स्पेशली ग्रामर पोर्शन में, ग्रामर पार्ट में कहीं पर दिक्कत ना हो। क्योंकि जिन बच्चों का, जिन स्टूडेंट्स का अगर टेंस या टाइम एंड टेंस अगर समझने में दिक्कत है, परेशानी है, तो वो कभी भी क्लियरली आप ग्रामर के किसी चैप्टर को अच्छे तरीके से नहीं सीख सकते हैं। हाँ, जो ऊपर ऊपर होता है, ऊपर आप काम भर सीख लीजिएगा, लेकिन आपको जो बेस्ट नॉलेज चाहिए वो नॉलेज आपको तभी मिल पाएगा जब आप टेंस और टाइम एंड टेंस को क्लियरली करेंगे। हाँ, जिन बच्चों को लगता है कि टेंस और टाइम एंड टेंस में अभी भी प्रॉब्लम है, तो वो अभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसा आप मत दिमाग में रखें कि भाई आपका टेंस खत्म हो चुका, टाइम एंड टेंस काफी पहले खत्म हो गया, तो वो चैप्टर से हमको मतलब नहीं है। उस चैप्टर से नाता आपको तब तक रखना है, इस चैप्टर से आपको रिलेशन तब तक रखना है जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं। आप इंग्लिश किनके यहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, जब आप इंग्लिश से रिलेशन रखेंगे तो आपको टाइम एंड टेंस से रिश्ता रखना होगा। नहीं समझे? चलिए मैं समझाता हूँ। जैसे एक बेटा, एक बेटी कितना भी पढ़ लिख करके एक बड़ा नौकरी क्यों न कर ले, एक डॉक्टर क्यों न बन जाए, इंजीनियर क्यों न बन जाए, चाहे वो देश का एक बड़ा साइंटिस्ट, नेता या किसी पोस्ट पे हो, वो अलग मैटर है। एक बेटा या बेटी पढ़ लिख कर कितना बड़ा क्यों न बन जाए, लेकिन हमेशा उसे अपने माँ और बाप की, यानी माता और पिता की आवश्यकता हमेशा पड़ता है लाइफ में। चाहे वो दुनिया के किसी कोने में रहे, चाहे वो बिहार का वासी हो, कोलकाता का रहने वाला हो, किसी देश का वासी हो, उसे हमेशा अपने माता पिता की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। ठीक उसी तरह से अगर आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो आपको समझिए कि टेंस और टाइम एंड टेंस ये आपके माता और पिता हो गए अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर। तो उसके अकॉर्डिंग आपको टेंस और टाइम एंड टेंस को हमेशा ध्यान में रखना होगा, हमेशा उसका इज्जत, उसका आदर करना होगा। जैसे हम अपने घर में अपने मम्मी पापा का इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तब जाकर के आपको इंग्लिश में एक बेहतर नॉलेज मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि आप बच्चों को सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि एक बेहतर नॉलेज दूं
एक डीपली नॉलेज दूं, ताकि आप जहां जाएं, जिस क्षेत्र में जाएं, तो आप कम से कम इतना बोले कि मैंने आज जो इंग्लिश सीखा वो पिंटू सर की सहायता सीखा। कहाँ सीखा? तो सक्सेस एकेडमी ऑफिशियल चैनल पर सीखा। कौन सर सीखा? तो पिंटू सर ने मुझे ऐसा सिखाया। तो ये आपके फायदे की बात है और मेरे फायदे की बात है। तो इस तरह से आप पढ़ें कि आपको कहीं पर कोई बेसिक, कोई मिडिल या डीपली नॉलेज में कहीं कमी ना आए। तो मैं डीपली नॉलेज देने के लिए आपके साथ में हमेशा बना रहूँगा, हमेशा तैयार रहूँगा, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप मुझे कितना सपोर्ट करते हैं, कितना आप पढ़ने के लिए उत्साहित रहते हैं और कौन से टॉपिक को कितना समझने की कोशिश करते हैं। तो बिना कोशिश किए आपको कुछ होने वाला नहीं है। मैं समझाने के लिए जब तैयार हूँ तो आप समझने के लिए तैयार रहिए, ताकि आपको मैं और डीपली नॉलेज दे सकूँ। चलिए, ये बातें तो होती रहेगी। यहाँ चलता है स्ट्रक्चर की ओर। यहाँ देख रहे हैं स्ट्रक्चर की पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर में से कोई एक। अगर प्रेजेंट टेंस को शो करना है तब, और फिर क्या लगा देना जी, बाज बेयर, दो में से कोई एक। कब? जब पास्ट को शो करना है तब। हालांकि यहाँ पर डॉट 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 ईटीसी आप देख रहे हैं, तो ऐसा मत समझिए कि यहाँ पर इज, एम, आर, बाज बेयर ही लगेगा, बल्कि टेंस में पढ़ाया गया कोई भी कंटिन्यूअस, तो आपको याद होगा टेंस के अनुसार भी, टाइम एंड टेंस के अनुसार भी और वॉइस के अनुसार भी, कि आपको बताया गया था कि प्रेजेंट में 2 बार आता है कंटिन्यूअस, पास्ट में भी 2 बार आता है कंटिन्यूअस और फ्यूचर में भी 2 बार आता है कंटिन्यूअस। यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर मिला कितना बार? 6 बार आता है कंटिन्यूअस। तो 6 में से किसी भी स्ट्रक्चर के साथ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात V4 का प्रयोग कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो पूरे टेंस में यही चीज बताया गया। वॉइस में भी आपको यही बताया गया था कि कुल मिलाकर के 6 बार, ठीक है, कितना? 6 बार आपको टोटल आता है कंटिन्यूअस का प्रयोग। तो सारे कंटिन्यूअस में आप चाहें तो V4 का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो दिया गया है डॉट 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 ईटीसी, आप यहां पर चाहें तो सेल बी, बिल बी, सेल हैव बीन, बिल हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन, इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए क्या होगा फाइनल स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट प्लस EMR या बाजबेर या हैज बीन या हैव बीन के साथ क्या लगाना है आपको? यहां पर लगाना है आपको V4। तो ये जो V4 है आपका क्या हो गया जी? यहां पर जब V4 यूज किया गया किस रूप में? ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। और लास्ट में क्या डालेंगे? ऑब्जेक्ट। अगर आवश्यकता हो तो OW का प्रयोग भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ योर मेकिंग एनी कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल की बात करें तो यहां देखें, पहला एग्जाम्पल, पहला हम करा है कि सिमरन, सब्जेक्ट हो गया आपका, सिमरन इज प्लेइंग लूडो। तो यार ये तो प्लेइंग, प्लेइंग कौन सा रूप आ गया? V4। हालांकि आपको टेंस में डायरेक्टली पढ़ाया गया था, टेंस के सबसे लास्ट टॉपिक में, ठीक है, यानी लेक्चर नंबर 10 में। लेक्चर 10 में बताया गया था कि कौन से सहायक क्रिया के साथ डायरेक्टली आप कौन सा वर्ब फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो आपको याद होगा कि EMR के साथ हमेशा क्या लगता है? V4 लगता है। बाज बेर हो उसके साथ क्या लगता है जी? हमेशा V4 लगता है। तो ये पुरानी बात है, आपको याद होगी। हाँ देखें, दूसरा कह स्वीटी, स्वीटी वाज राइटिंग ए स्टोरी। तो यहां देख रहे हैं बाज के साथ क्या लग गया आपका? राइटिंग। तो राइटिंग क्या आ गया जी? V4 अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में प्लेइंग, एग्जाम्पल नंबर 2 में राइटिंग, ये दोनों आपका क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो आप इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का समझिए स्ट्रक्चर या टेंस का, ये दोनों आपका सेम हो गया। तो ये जो रूल नंबर फर्स्ट है यहां पर हो गया आपका फिनिश। तो रूल फर्स्ट आप टेंस के अनुसार समझिए या प्रेजेंट पार्टिसिपल के अनुसार, दोनों आपका सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब यहां से शुरू करते हैं रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 जो है आपका मुख्य रूप से प्रेजेंट पार्टिसिपल पर चला जाएगा, ना कि टेंस पे। यहां पढ़ा जाए रूल नंबर 2। ध्यान देंगे, यहां लिखा हुआ है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन एनी सेंटेंस। यानी किसी वाक्य में हम चाहें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को यानी V4 को एक एडजेक्टिव के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे ऐसे समझिए, आप अगर मैं एक सिंपल सेंटेंस बोल दूं कि यू आर ए गुड बॉय, ठीक है, यू आर ए गुड बॉय, हिंदी क्या हो गया कि तुम एक अच्छे लड़के हो। तो यहां पर अच्छा यानी गुड, गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ये आप जानते हैं पहले से। अगर बोलते हैं कि ही वाज ए पुअर मैन, तो पुअर है क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरह का एडजेक्टिव आप पढ़ चुके हैं, लेकिन ये पुरानी बातें हो गई, तो उसका यूज अलग है। लेकिन यहां क्या पढ़े? यहां हम एक एडजेक्टिव ही पढ़ेंगे,
लेकिन वो एक मीनिंग ना होकर के किस रूप में होगा, V4 के रूप में होगा। समझ रहे ना कि V4 को चाहें तो हम एक एडजेक्टिव के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, बशर्ते कि उस रूल को नॉन-फिनाइट के अनुसार आपको सेट करना होगा। तो यही चीज हमको यहाँ पर सीखना है कि कैसे एक V4 का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है। कैसे, जरा एग्जाम्पल देखें तो आपको समझ में आएगा। यहां आ जाए एग्जाम्पल, यहां देखें पाटिल जो कि एक नाम दिया गया है, ठीक है, कह रहा है पाटिल हैज ए स्माइलिंग फेस। अब देखें यहां पर स्माइलिंग, स्माइलिंग जो आ गया जी किस रूप में आ गया, यहां पर स्माइलिंग आपका V4 है, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कर सकते हैं। लेकिन इस वाक्य में देखें, इस सेंटेंस में देखें तो स्माइलिंग जो है ना एक एडजेक्टिव आया है। तो एडजेक्टिव कैसे आया है, इसको कैसे समझेंगे। तो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण जो किसी नॉन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। इट मीन्स की डेफिनेशन और एडजेक्टिव की बात करते हैं तो एडजेक्टिव इज ए वर्ड टू शो द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। तो जो नॉन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं हम, एडजेक्टिव। तो कैसे समझें, हिंदी करें, कह पाटिल हैज ए स्माइलिंग फेस, यानी पाटिल के पास एक मुस्कुराता हुआ चेहरा है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि पाटिल का चेहरा मुस्कुराता हुआ है। तो एक हुआ मुस्कुराना, ये वर्ब हो गया, एक हुआ मुस्कुराता हुआ, ये क्या हो गया, V4 यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो किस रूप में आ गया, यहां पर पाटिल का विशेषता क्या हो गया, पाटिल का विशेषता यह हो गया कि उसका जो चेहरा है वो मुस्कुराता हुआ है। तो यह मुस्कुराता हुआ मतलब क्या, स्माइलिंग। स्माइलिंग क्या बन गया जी, एडजेक्टिव। अब तो क्लियर हो गया, क्लियर नहीं हुआ, यहां पर नंबर 2 समझिए। यहां देखिए अमित एक सब्जेक्ट है, अमित शाह मतलब देखा, ए रनिंग हॉर्स। अब देखिए यहां जो रनिंग आया है ये भी क्या है जी, एक एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है। तो कैसे, मैं जरा समझा दूं। करा अमित ने एक घोड़े को देखा। सेंटेंस के बाद तोड़िए जरा, ब्रेक कीजिए कि यहां से देखिए, यहां पर ए रनिंग को पहले है ना, रनिंग को, चलिए रनिंग को जब मैं एक बॉक्स से बंद कर रहा हूं कुछ समय के लिए यहां से आप हाइड कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, समझिए कि रनिंग यहां पर नहीं है। क्लियर। तो क्या बन गया सेंटेंस, सेंटेंस बन गया अमित शाह ए हॉर्स, है ना, अमित शाह ए हॉर्स। ये पूरी तरह से आपका टेंस का स्ट्रक्चर हो गया जो कि पास्ट का इंडेफिनिट है, मतलब V2 के साथ है ना, सा V2। तो क्या हो गया कि अमित ने एक घोड़े को देखा। अब यहां से क्वेश्चन आप एराइज कीजिए, एक नया क्वेश्चन बनाइए अपने दिमाग में कि कैसा घोड़ा, किस तरह का घोड़ा, घोड़ा क्वालिटी क्या था। तो देखिए यहां पर ध्यान से कि जो हॉर्स है एक नाउन है, इसे एक नाउन बोले या ऑब्जेक्ट बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक नाउन है। और अभी क्या डिफरेंस है बताएं कि जो नाउन का या प्रोनाउन का विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो इस सेंटेंस में अगर हम जोड़ते हैं रनिंग, तो घोड़ा का विशेषता क्या हो गया कि घोड़ा दौड़ता हुआ था। तो एडजेक्टिव किस रूप में है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन यूज किया गया है तो एक एडजेक्टिव के रूप में। तो क्या बन गया कि अमित ने एक दौड़ते हुए घोड़े को देखा। ठीक है, तो यहां पर दौड़ता हुआ घोड़ा, तो घोड़ा हो गया नाउन और घोड़ा विशेषता क्या है कि वो दौड़ रहा था, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। यानी एग्जांपल नंबर 1 में स्माइलिंग और एग्जांपल नंबर 2 में रनिंग, बोथ आर प्रेजेंट पार्टिसिपल विच आर यूज्ड इन एडजेक्टिव। अब तो क्लियर। अब आइए रूल नंबर 3 की ओर। रूल 3 कहता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड आफ्टर सम इंपॉर्टेंट वर्ब्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कुछ खास वर्ब्स है, कुछ खास क्रिया है उसके बाद किया जाता है। अर्थात इस तरह का नियम आपको सिंपल इन्फिनेटिव, वेयर इन्फिनेटिव और जेरेंड में आपको पढ़ाया जा चुका है। तो आई थिंक रूल नंबर 3 को समझने के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह का नियम आप ऑलरेडी इस चैप्टर में 2 बार 3 बार पढ़ चुके हैं। अंतर सिर्फ क्या आया कि मीनिंग को आपको याद रखना है कि यहाँ पर 8 ऐसे मीनिंग है जो V1 ग्रुप में है। तो चाहे वो V1 हो, V2 हो, V3 हो, उससे मतलब नहीं है। इस 8 मीनिंग के बाद आपको जब भी लगाना है तो हर हाल में आपको V4 ही लगाना है। तो वो कौन कौन सा मीनिंग है जरा यहां पर देख लें। पहला मीनिंग आपका हो गया फाइंड, मतलब ढूंढना, जिसका V2 फाउंड होता है, V3 भी फाउंड होता है, फाइंडिंग हो गया V4 और फाइंड्स हो गया V5। तो यहां दिए गए 8 मीनिंग में से किसी रूप में रहे, V1 हो, V2 हो, V3 हो, V4 हो या V5 हो, तो इन सभी के बाद आप क्या लगाएंगे,
हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब का चौथा रूप ही लगाएंगे। तो फाइंड हो गया पहला, ढूंढना या खोजना। दूसरा हो गया कैच, पकड़ना। तीसरा हो गया लीव, छोड़ना। चौथा हो गया सी, SEE, देखना। उसके बाद फील, महसूस करना। स्मेल, सूंघना। लिसन, ध्यान से सुनना। और एक लास्ट हुआ हियर, यानी सुनना। ठीक है, लिसन मतलब ध्यान से सुनना और हियर मतलब सुनना, दोनों में अंतर है। नहीं तो लिसन टू मी मतलब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तो ये 8 मीनिंग, ठीक है, आप याद रखेंगे। इस 8 मीनिंग के बाद जब भी लगता है तो क्या लगता है, V4 लगता है। उस V4 को हम चाहें तो क्या बोलेंगे जी, इसी V4 को हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो V4 लिखिए या प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखिए, बात आपका एक ही है। तो इस 8 मीनिंग को आपको याद रखना होगा। जरा कैसे, तो समझिए एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल देखिए पहला, कर पुलिस काउट। तो यहाँ देखिए, तो ये जो काउट दिया गया है किसका है जी, तो यहाँ देखिए मैं बंद कर रहा हूँ सर्कल में। कैच, कैच मतलब पकड़ना, तो कैच का V2 क्या हो गया, काउट। तो यहाँ पर जो V2 यूज किया गया वो टेंस के अकॉर्डिंग, ना कि नॉन फिनाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। यहाँ जो यूज किया गया काउट वो क्या हो गया, टेंस हो गया, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शो करता है। और मैंने क्या पढ़ाया कि कैच के बाद आपको क्या लगाना है, V4। तो जरा आगे पढ़े एग्जाम्पल। कह पुलिस काउट द थीफ, यानी पुलिस चोर को पकड़ी। ठीक है, क्या कर रहा है, स्टीलिंग ए, यहाँ देखिए हल्का सा लिखा गया था टी, उसको आप के कर ले। चलिए इसको मैं काट देता हूँ, यहाँ फिर से लिख देता नया मीनिंग, स्टीलिंग ए बाइक, इसको बोलते हैं मोटरसाइकिल यानी गाड़ी। ठीक है, क्या हो गया, बाइक। अब यह ध्यान दें कि यहाँ पर दो तरह से आप इस रूल को समझ सकते हैं। कैसे, तो अभी मैंने क्या पढ़ाया, रूल नंबर आपको पढ़ाया 2 में कि हम एडजेक्टिव के रूप में भी चाहें तो V4 का प्रयोग कर सकते हैं, आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। और अभी क्या लिखा है मैंने कि कैच का V2 क्या होता है जी, काउट। तो काउट के बाद क्या लगता है, V4, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो कैसे, तो समझिए पहले रूल नंबर 3 के अनुसार। तो रूल 3 में दिया गया है कि काउट के बाद या कैच के बाद, तो काउट के बाद आपका क्या लगे यहाँ पर ही, स्टीलिंग। स्टीलिंग मतलब चुराना, तो स्टीलिंग का भी क्या बन गया, ये बन गया आपका V4। ये फॉलो करता है आपको रूल नंबर 3। लेकिन रूल नंबर 2 में मैंने क्या बताया कि एक नाउन का या प्रोनाउन का विशेषता बताएगा। तो देखिए, तो यहाँ पर जो थीफ है वो मुख्य रूप से क्या है जी, ऑब्जेक्ट है, यानी एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का विशेषता क्या था कि वो गाड़ी चुरा रहा था, तो किस रूप में आ गया, स्टीलिंग रूप में। यानी पूरा हिंदी करें, पुलिस ने चोर को एक गाड़ी चुराते हुए पकड़ा या पकड़ी, कि पुलिस ने चोर को, देखो पुलिस ने चोर को पकड़ी, तो कैसे पकड़ी, क्यों पकड़ी, तो गाड़ी चुराते हुए पकड़ी। तो गाड़ी चुराते हुए मतलब स्टीलिंग क्या हो गया जी, यहाँ पर हो गया आपका V4। तो आप रूल 2 से या रूल 3 से इसको आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ें, यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, कर मदर लेफ्ट। देखिए तो लेफ्ट किसका V2 है, लीव का, LEAV। तो यहाँ देखिए आपको जो तीसरा मीनिंग है, जिसको मैं बंद कर रहा हूँ सर्कल में, लीव है ना, ये लीव तीसरा मीनिंग है। तो लीव के बदले आप लेफ्ट प्रयोग कर दिए तो V2 में चल गया अकॉर्डिंग टू टेंस। कह मदर लेफ्ट द बेबी, द बेबी क्या है जी, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसे हम नाउन भी पुकार सकते हैं। द बेबी लेफ्ट यानी माँ ने बच्चे को छोड़ी, हिंदी हो ना कि माँ ने बच्चों को छोड़ दी। तो कहाँ छोड़ दी, तो कह लेइंग मतलब पड़ा हुआ। ठीक है, लेइंग का मेन मीनिंग होता है आपका LA/, लेकिन ING लेने के वजह से यहाँ पर ए का प्रयोग हट जाता है। तो क्या बनता है, L/ING, लेइंग मतलब पड़ा होना। लेइंग ऑन द बेड, तो आप होगा सेंटेंस पूरा कि मदर लेफ्ट द बेबी लेइंग ऑन द बेड, यानी माँ ने बच्चे को, माँ ने बेबी को बिछावन पर पड़े हुए या लेटे हुए छोड़ दी। तो यहाँ देख रहे हैं क्या कि लेफ्ट के बाद क्या लग गया, V4। तो यह हो गया रूल नंबर 3 के अनुसार। और अगर समझना है इसको रूल नंबर 2 यानी एडजेक्टिव के अनुसार, तो बेबी यहाँ पर क्या हो गया जी, एक ऑब्जेक्ट हो गया या एक नाउन भी कह सकते हैं। तो बेबी का खासियत क्या था, तो बेबी की विशेषता यह था कि बेड पर पड़ा हुआ था या पड़ी हुई थी। तो आप चाहें तो रूल नंबर 2 और 3 के अनुसार इस पूरे पैटर्न को समझ सकते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं क्या कि आपके इस पार्टिसिपल में से जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसको पूरी तरह से क्लियरली आपको समझा दिया गया।
तो आई थिंक बच्चों कि आज के इस क्लास में आप ये सीख लिए होंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग और नए तरीके से हम कर सकते हैं। तो कभी कभी आपको कंटिन्यूअस बनाने में काम करता है, तो कहीं पर ये आपको एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, और कहीं पर ये किसी खास वर्ब के साथ लगाया जाता है। तो इस तरह से आपका जो है ये पार्टिसिपल का 3 अलग अलग टॉपिक एक अच्छे तरीके से खत्म कर दिया गया, जिसमें सिर्फ आपका चल रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट क्या है, उसका क्या डेफिनेशन है, क्या एग्जाम्पल है, और 3 अलग अलग नियम जिसको तो यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये 3 अलग अलग नियम से आपको समझा दिया गया। तो आई थिंक आज आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे कैसे क्या पढ़ना है। तो चलिए बच्चों, ये था आज का आपका वीडियो, आज का आपका क्लास। अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा, पसंद पड़ा, तो आज की क्लास को जरा लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगले वीडियो के लिए, अगले क्लास के लिए हमारे साथ बने रहें। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑफ ऑल एंड बाय बाय।